गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमडी का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसमें गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी फॉर एनी इंडस्ट्री। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर हम तैयार करें अच्छे से। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ फैक्ट्री और इंस्टीट्यूशन इन सच अ सिस्टम इन विच द वर्क ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंटरलिंक्ड इन सम रिलेशन। वो कहीं ना कहीं रिलेशन में हो एक दूसरे के। ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप सारे पर्सन एक दूसरे लिंक्ड होने चाहिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ईच पर्सन इज असाइंड फॉर हिज हर वर्क एंड अथॉरिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इसमें हर पर्सन एक दूसरे से अपने वर्क में लिंक रहता है और उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। इन दिस वे अ पर्सन गेट्स सम राइट्स। इससे क्या होता है, उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मिल जाती है। The system of distribution of rights and obligations is called the structure of organization। जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो दी जा रही हैं, वो उसको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एज्यूमिंग अ फैक्ट्री हैज़ अ जनरल मैनेजर। आप एग्जांपल लें तो इसमें ये मानिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें जनरल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फोरमैन है, लेबर है, एक्सेट्रा। हु अमंग देम इज सबऑर्डिनेट एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। जो उसमें है सबऑर्डिनेट भी होंगे उसमें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक दूसरे की। इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्सप्रेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ चार्ट शोइंग द फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रेजेंट करता है एक चार्ट जिसमें दिखाता है कि फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो आपका कैसा है, एंड अथॉरिटी किस तरह की, फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल पे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो हमारे कौन कौन से आते हैं? लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जैसे हो। दूसरा है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफली मैं इसके बारे में बात करता हूँ एक एक स्टेप में। लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल या मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिपार्टमेंटल कह सकते हो या फिर मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द फंक्शंस ऑफ द फैक्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फंक्शन उसके हैं फैक्ट्री में, वो डिवाइड किए जाते हैं 3 मेन कैटेगरी में। दैट कौन सी कैटेगरी हमारी? सेल्स, प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स। ये 3 हमारे कैटेगरी आती है मेन, सेल्स, प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स। दीज 3 कैटेगरीज हैव देयर ओन डिपार्टमेंट। इनका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, नेमली सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी डिपार्टमेंट। अब वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच डिपार्टमेंट अगेन बाय डिवाइडिंग देम इनटू को डिपार्टमेंट। वर्क, जिम्मेदारी और काम डिस्ट्रीब्यूट किया था हर डिपार्टमेंट को डिवाइड करके को डिपार्टमेंट, उसके भी को डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं हर मेन के। जैसे सेल्स के भी को डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन का अलग बना दिया, प्रोडक्शन का भी को डिपार्टमेंट होता है, सब पार्ट बना दिए उसके। ईच डिपार्टमेंट है सेपरेट हेड हु आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स एंड। हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट हेड बना दिया जाएगा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने को उनके नीचे जो हैं अंडर काम कर रहे हैं उनको देखभाल करना है इनका सब हेड का। दे हैव टू राइट टू डिसाइड ऑल सबऑर्डिनेट्स जो इनके हैं टास्क लाइक सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, परचेज, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन टारगेट, स्टोरेज, सेल्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें इनका रहता है। ईच को डिपार्टमेंट है फोरमैन हु कंट्रोल हिज सबऑर्डिनेट स्टाफ। हर को डिपार्टमेंट में फोरमैन होता है जो कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट स्टाफ को, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड। जो आपका फिनिश्ड गुड होके रॉ मटेरियल से आपका फिनिश्ड होके आया गुड्स, वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसका मेंटेन करना क्वालिटी। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अ हायर लेवल ऑफिसर हैव द फुल्ली authority टू डायरेक्ट द पर्सन डूइंग द हिज सबऑर्डिनेट। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या, हाई लेवल ऑफिसर जो होता है उसको फुल्ली अथॉरिटी होती है जो डायरेक्ट पर्सन से जो उसका सबऑर्डिनेट है उससे बात कर सके और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सके। तो सबऑर्डिनेट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज इंस्ट्रक्शन। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें अपने सीनियर की। नो प्रोसेस इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एनी 2 ऑफिसर। कोई भी प्रोसेस 2 ऑफिसर्स के बीच में नहीं हो सकता है।
अगर डायरेक्शन की बात करें हम तो। अ फॉर्मेट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। फिगर 4.1 में आप लोग देख रहे हैं, सबसे टॉप पे हमारा फॉर्मेट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप पे है आपका जनरल मैनेजर जो सबसे सुपीरियर होता है फैक्ट्री का। अब इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट डिवाइड हुए हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट एंड अकाउंटेंट। अब हर डिपार्टमेंट को अलग से उन्होंने और बनाया। सेल्स मैनेजर के नीचे भी सेल्स मैनेजर आएगा, सेल्स मैनेजर के नीचे फोरमैन देन वर्कर। ऐसे ही आपका प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट के नीचे फोरमैन आएगा देन वर्कर, सबऑर्डिनेट इनके। अकाउंटेंट के नीचे आप देखेंगे ऑफिसर स्टाफ है देन फोरमैन है देन वर्कर है। ये आपका फॉर्मेट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। एक लाइन बन रही है, उसकी चेन बन रही है, किस तरह से ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे का। एडवांटेजेस की बात करें हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है? राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर लेवल पर। देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन एल्स। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप डेलीगेट किसी दूसरे पे आरोप लगा सकें कि उसका जिम्मेदारी थी। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हैं। डिसिप्लिन इज़ गुड, डिसिप्लिन भी अच्छा रहता है। डिसीजन कैन बी टेकन सून, डिसीजन जो होते हैं बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन आर फिक्स्ड, सो इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स एंड एरर्स। इसमें आसानी से आप किसी भी उस बंदे की पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं और इसमें फाइंड फॉल्ट किसका है ये भी आप आराम से पकड़ सकते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड ईजिली, ये ऑर्गेनाइजेशन आसानी से समझ में आ जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, क्या है? एवरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोफिशिएंट इन वेरियस टास्क। अब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो अपने कार्य के अलावा और भी टास्क हैं उनमें भी प्रोफिशिएंट होना चाहिए। सो दे डू नॉट गेट स्पेशलाइजेशन एनी वन टास्क। उससे क्या होगा कि उसको किसी भी स्पेशलाइज पर्सन को नहीं रखना पड़ेगा किसी भी टास्क के लिए, तो उसको अपने फील्ड में सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। अपने सबऑर्डिनेट के जितने भी काम करते हैं वो भी उन्हें आना चाहिए। ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर सो बिजी विद देयर डे टू डे टास्क। अब जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सारे के सारे वो बिजी रहते हैं अपने टास्क में। दैट दे डू नॉट गेट टाइम टू एक्सपेंड द वर्क और मेक न्यू प्लान। अब इससे क्या है, नए प्लानिंग नहीं कर पाते हैं वो और एक्सपेंड कर पाते हैं, अपने वर्क को नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो अपने कोऑर्डिनेट्स का भी सबऑर्डिनेट्स को भी देखना है। सम ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम डोमिनेंट। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के आदमी ऐसे होते हैं जो डोमिनेट राज्य करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं। दे हैव मोर वर्क लोड ऑन देम, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क दे देते हैं किसी एक को। वन पर्सन कैन नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल टास्क। कोई एक आदमी को सारे टास्क की जानकारी नहीं हो सकती है। सो इट्स नेचुरल टू विटनेस एक्सीडेंट। अब इसमें चांसेस रहते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल, लेबर का भी लॉस होता है और लॉस ऑफ मटेरियल का भी लॉस होता है। जनरल मैनेजर इंस्ट्रक्शन टेक सफिशिएंट टाइम टू रीच द आर्टिसन। जनरल मैनेजर का जो डिसीजन होता है वो सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, नहीं मिल पाता जो नीचे उन पर पहुँचे बाद सबऑर्डिनेट्स के बाद। देयरफॉर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब उनका इंस्ट्रक्शन जो था वो सबऑर्डिनेट्स तक नहीं पहुँच पाता, तो उसमें उनका डिस्टॉर्शन हो जाता, मतलब अनदेखी हो जाती है। विद मोर वर्कलोड द फॉरमैन मे गिव ऑर्डर्स टू डू सेम टास्क ट्वाइस। अब ज़्यादा काम में क्या होता है, फोरमैन जो होता है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही काम को 2 बार करा देता है, विच में लीड टू एरर एंड लॉसेज। उससे क्या होता है, गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गुड आर्टिसंस डू नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू राइज। अब जो आर्टिसन जो अच्छे वर्कर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो सबऑर्डिनेट हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं मिल पाती है राइज होने के लिए और अच्छा वर्क दिखाने की। एप्लीकेशंस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है हमारी? सच ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मिडिल स्केल इन फैक्ट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्मॉल और मिडिल स्केल इंडस्ट्री में, तो फैक्ट्री में तो काम कर सकती है। विच हैव अ लो नंबर ऑफ लोअर लेवल फंक्शन, जिसमें लो नंबर की पर्सनस की स्ट्रेंथ कम होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सूटेबल फॉर कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक शुगर मिल। अब जैसे कि शुगर मिल है उसमें कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है कुछ ना कुछ चीनी की मिल में। पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, टेक्सटाइल मिल है, यहाँ पर कंटिन्यूसली वर्क है, तो इस यहाँ पर ये काम कर सकती है अच्छे से।
It is more beneficial for such industry in which labor problems are not much. अब ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है जहाँ पे इंडस्ट्री में लेबर प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती हों. इट इज़ सूटेबल फॉर सच इंडस्ट्री इन विच ऑटोमेटिक प्लांट्स आर यूज. ये सूटेबल वहाँ पे है उन इंडस्ट्री में है जहाँ पे सूटेबल प्लांट्स हों, ऑटोमेटिक प्लांट्स हों आपके. देन आता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है? स्टाफ जनरली मीन्स ग्रुप ऑफ ऑफिसर. स्टाफ जनरली, स्टाफ का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होने चाहिए. बट हियर इट मीन्स असिस्टेंट. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि असिस्टेंट, एक्सपर्ट और एडवाइजर. In the structure of line organization, we have seen that the flow of order is on the vertical line of higher level to low level. अगर हम देखेंगे इसमें वर्टिकली लाइन में चल रहा है, हायर लेवल से लो लेवल पे चल रहा है. बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस एज शोन इन फिगर 4.2. हॉरिजॉन्टल लाइंस में आप देख सकते हैं फिगर 4.2 में जनरल मैनेजर, देन असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट, उसके नीचे जनरल मैनेजर के नीचे वर्कर आ गए. इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. अब यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन हायर लेवल एग्जीक्यूटिव सच एज वर्क डन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिटवीन मैनेजर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आराम से बन जाती है, क्योंकि आपका जो हायर लेवल का है वो डायरेक्टली टच में है आपके लोअर लेवल सबऑर्डिनेट से, असिस्टेंट से ना. ऑन स्मॉल स्केल द वर्क नाउ टेक्स अ लॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल पे ये काम समय लगता है और अच्छा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री अच्छी करती है. नाउ दोज टास्क विल आर वर्क कम्प्लीटली सिंगल ऑफिसर इन स्मॉल इंडस्ट्री. अब क्या है, वो टास्क जो थे कम्प्लीटली सिंगल ऑफिसर पर हो गए स्मॉल इंडस्ट्री में, कैन नाउ बी डन मोर एफिशिएंटली विद द एडवाइस ऑफ असिस्टेंट. अब एक टास्क जो होते थे वो सिंगल ऑफिसर के द्वारा हो रहे हैं, तो वो अपने असिस्टेंट्स की या एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, और असिस्टेंट और एक्सपर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क जो उनको दिया गया है बाय द मैनेजर, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव और गेटिंग दिस वर्क डन. मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, आगे प्रोसेस करने के बाद जो हो जाएगा उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर की होगी. वो बस अपना काम करके समय पर ख़त्म करके देंगे. बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव. दिस राइट रेस्ट विद द मैनेजर हु गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डू द सेम. ये राइट्स जो हैं मैनेजर पर रहते हैं. बाकी राइट्स विच गिव्स इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं टू डू द सेम, वो सब काम करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को. द असिस्टेंट कैन पास इंस्ट्रक्शन इन फेवर ऑफ हिज ऑफिसर. असिस्टेंट जो होता है अपना पास करता है कोई भी इंस्ट्रक्शन है इन फेवर ऑफ ऑफिसर के द्वारा, एंड डायरेक्ट द मैनेजर टू अदर ऑफिसर हु आर सबऑर्डिनेट टू द मैनेजर. मैनेजर के सबऑर्डिनेट जो है उनको भी वो करता है पास. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताया गया. क्या डिफरेंसेस हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. इसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लो से हाई लेवल पर फ्लो करते हैं, हाई से लो पे करते हैं. फिर आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल एंड ऑल्सो फ्लो टुगेदर इन अ सिमिलर लेवल. इसमें एक ही तरीके से सब पे फ्लो होता है, इसमें लाइन बाय लाइन नहीं चलता, इसमें सबको सिमिलर वो मिलती है इंस्ट्रक्शंस. द सुपरवाइजर ऑफ ऑल सेक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. सुपरवाइजर जो होता है वो एक ही आदमी के है उसमें होता है, होल्ड में. जबकि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल सेक्शंस आर हेडेड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल. इसमें जो जितने भी सेक्शन है हेडेड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा ये हैंडल किया जाता है. लाइन ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इज देयर बिकॉज ओनली वन पर्सन लीड ऑल द ऑपरेशन. अब इसमें लैक ऑफ एक्सपर्टाइज हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही आदमी जो है बंदा वो लीड कर रहा है. स्टाफ की बात करूँ, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्टाइज इज अवेलेबल बिकॉज मैनी इंडिविजुअल लीड्स द ऑपरेशन. इसमें क्या बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं ऑपरेशन को, तो एक्सपर्टाइज अवेलेबल रहता है इसमें क्योंकि सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं. द रेंज ऑफ इंडस्ट्री इज लो. इसमें रेंज ऑफ इंडस्ट्री लो होता है. स्टाफ की बात करूँ तो रेंज ऑफ इंडस्ट्री इज लार्ज इसमें, एंड इट इज़ एक्सपेंडेड मोर. ये एक्सपेंड ज़्यादा हो जाता है मोर. अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपके सामने है. जनरल मैनेजर, देन लेफ्ट में इंडस्ट्रियल इंजीनियर, फिर रिसर्च इंजीनियर, उसके मिडिल में वर्क मैनेजर. वर्क मैनेजर से भी डिवाइड हुआ आपके 3 पार्ट में, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, देन चीफ अकाउंटेंट,
अब इनमें भी सब डिवाइड होता गया, ऐसे लास्ट में फोरमैन देन वर्कर तक आया। इस तरह से आपका ये लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जो फिगर आपको मैंने दिखाया। अब हम एडवांटेजेस की बात करें लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है। इट इज़ प्लान्ड एंड एफिशिएंट मेथड, ये प्लानिंग के साथ होता है, एफिशिएंट मेथड है। प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ हाई, वेस्टेज रिलेटिवली लेस, एक्सपर्ट्स गेट द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन, द जनरल मैनेजर गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड एक्सपेंड फ्यूचर प्लान, जनरल मैनेजर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और प्रिपेयर करने के लिए, एक्सपेंड फ्यूचर प्लान्स के लिए भी। द लाइन रिलेशनशिप हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, लाइन रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है डिसिप्लिन को। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके हमारे। हाई लेवल ऑफिसर लूज अवेयरनेस ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाई लेवल के जो लोग होते हैं वो अवेयरनेस को छोड़ देते हैं, ध्यान देना अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं थोड़ी कुछ समय के लिए। सो द डिसिप्लिन ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन एडवर्सली इफेक्टेड, पूरा डिसिप्लिन जो है उसका एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। ड्यू टू हाई सैलरीड स्किल्ड ऑफिसर ओवर हेड एक्सपेंसिव इंक्रीज एट द एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, हाई सैलरी स्किल्ड ऑफिसर जो हैं उनका एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा है एट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसके प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कंपेरिजन किया है तो उनका बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होती है। ड्यू टू लेक्सिटी ऑफ एनी पार्ट द वर्क ऑफ द इंटायर इंस्टीट्यूशन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू लेक्सिटी ऑफ एनी पार्ट, किसी भी चीज़ में अगर कमी आ जाती है। अब लेक्सिटी की बात करें तो लेक्सिटी का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टनेस, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका ऑफिसर हाई लेवल पे है वो स्ट्रिक्ट कितना, अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्टनेस कम है, ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा इंटायर इंस्टीट्यूट एडवर्स इफेक्ट होगा, उल्टा प्रभाव डालेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आता है प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेटिंग सर्विसेज एंड ऑफ एक्सपर्ट। अब बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, जी वर्क करें और डिस्ट्रीब्यूट करें सर्विसेज को, जो एक्सपर्ट हैं सारे। बोथ दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे ये काम नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स आर यूज्ड इन द स्टाफ सिस्टम, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है स्टाफ सिस्टम में, बट द वर्क एलोकेशन प्रिंसिपल इज यूज्ड ओनली पार्शली, जो वर्क का एलोकेशन है, जो स्पेस ले रहा है काम का, जो हर एक की जिम्मेदारी है वो पार्शली हो पाती है। बोथ प्रिंसिपल्स आर फुल्ली एडेड इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं आपके फुल्ली एडेड किए जाते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इट वॉलेट्स द मोनोपोली प्रिंसिपल वाइल इन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दिस इसेंशियल प्रिंसिपल ही रिकग्नाइज, इट वॉलेट्स मतलब वो हटा देता है मोनोपोली, जो मोनोपोली आपका अपना ही पार्ट जैसे बेचना, यही उसी में मोनोपोली चलती है आपस में, तो प्रिंसिपल ये भी होना चाहिए कि वाइल इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दिस इसेंशियल प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज, ये भी इसको भी प्रिंसिपल के रूप में ध्यान में देखना चाहिए क्या हो रहा है। कंपेयरिंग दिस विद द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वी सी दैट द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपर्ट्स आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आर डिनाइड द राइट्स, वो अपने राइट्स को डिनाई कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाती है उन्हें तो। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो हैंडेड ओवर द राइट टू एग्जीक्यूट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। अब इसमें क्या होता है, द एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने राइट्स को हैंडेड ओवर कर देते हैं आगे बढ़ाने के लिए रेस्पेक्टिव फील्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ भी साथ में वो प्रदर्शित कर सकें। स्ट्रक्चर की बात करें हम, स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सच दैट, स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का होना चाहिए जो नॉट नेसेसरी दैट एवरी एम्प्लॉय शुड वर्क ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओनली वन ऑफिसर, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई है, सारे एम्प्लॉई जितने भी एम्प्लॉई हैं वो किसी एक ऑफिसर के नीचे काम करें या उनके ही इंस्ट्रक्शन माने। ईच एम्प्लॉय वर्क्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय मोर देन वन ऑफिसर, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो इंस्ट्रक्टेड हों एक से ज़्यादा ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन में, एंड कैन रिसीव देयर एक्सपर्ट एडवाइस, उनको एक्सपर्ट के द्वारा एडवाइस मिले। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ दिस ऑफिसर्स इज़ क्वाइट वास्ट, अब इसका स्कोप जो है ऑफिसर का बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब इसका जो नेक्स्ट है, आप डायग्राम प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मेथड का आप ये फिगर देख रहे हैं जिसमें कि ABCD, अब इसमें जो है आपका फ्लो चल रहा है एक तरह से, और फ्लो जो है
ए टू डी पे गया है और डी से भी रिजल्ट जो है ए पे आ रहा है। इंटर कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से, ए बी सी डी, और एक दूसरे को सारे आराम से ये लोग एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका आउटपुट बहुत बेहतर मिलता है, रिजल्ट हमें इंडस्ट्री में देखने को। ये भी एक डायग्राम है फॉर्मेट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आप देख रहे हैं। वर्क्स मैनेजर, देन प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, प्रोग्रेस इंजीनियर है, फिर ऐसे फोरमैन, ये सारे आपके इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट फोरमैन से हैं। ईच फोरमैन इज अटैच विद एवरी या डिपार्टमेंट या अलग अलग आपके जो हैं ऑफिसर्स उनसे अटैच है सारे फोरमैन, और हर फोरमैन एक दूसरे की बात हर एक पर पहुंचेगी, तो जिससे कि लिंक अच्छा होगा और कंपनी को फ़ायदा होगा हमारा। प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोग्रेस इंजीनियर, ये सारे आपके दे रखे हैं। अब मैं कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल सिस्टम विद द स्टाफ सिस्टम क्या है। द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शनल सिस्टम विच इज़ गिवन 4.5, जो आपको पीछे मैंने प्रीवियस में दिखाया था। इफ़ इट वाज इन द स्टाफ सिस्टम द फोर मैन would work under the production superintendent and will get their function and orders from him regarding their problem। अब इसमें क्या है 4.5 में देख रहे हो, स्टाफ सिस्टम की बात करूं तो फोर मैन है। नीचे आप देख रहे थे, आपको जो मैंने दिखाया था अभी प्रीवियस, इसमें ये आपके फोर मैन दिख रहे हैं आपको फिगर 4.45 में। फोर मैन, इनका क्या है, फिगर फोर मैन जो हैं आपके वुड वर्क अंडर द प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, जो वर्क कर रहे हैं प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट के अंदर में, एंड विल गेट देयर फंक्शन, और उनको फंक्शन मिलता है, एंड ऑर्डर फ्रॉम हिम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम। वो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट के नीचे काम कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है वो सब उनके द्वारा मिलती है, फंक्शन और जिम्मेदारी। द प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट वुड गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है नेसेसरी जो जरूरी है अपने फोरमैन के लिए। आफ्टर रिसीविंग द हेल्प के द्वारा एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफिस वर्क असिस्टेंट, एडवाइस उन्होंने ली है असिस्टेंट से, अपनी प्रोसेस इंजीनियर से, वुड हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन थ्रू अनदर ऑफिसर, एंड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया वुड हैव रिड्यूस्ड इन रियलिटी। अब ये इतना बेहतर है कि इसमें एक दूसरे से सारा लिंकिंग है, सारे ऑफिसर एक दूसरे लिंक हैं, लोअर लेवल हाई लेवल, उसमें क्या है डिस्कशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो उससे क्या है ना प्रोडक्शन आपका बहुत बेहतर होगा और सब लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। देयरफॉर द बेनिफिट दैट कुड, मैं यहाँ पे बात करूँ, देयरफॉर द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट्स टू द फोरमैन। अब इसमें ये बेनिफिट होगा कि आपका जो डायरेक्टली एक्सपर्ट से फोरमैन पर पहुँचेगा वुड हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट। अगर आपका जो एक तो बेनिफिट दिया फॉर बेनिफिट, एक तो ये है इसका कि अगर एक्सपर्ट से फोरमैन पे कोई आता इंस्ट्रक्शन तो और वो किन्हीं कारणों से अभी इनकम्प्लीट हो, रिमेन इनकम्प्लीट रह जाए, कुछ अधूरा रहा काम, तो ये डिफेक्ट आपका, दिस डिफेक्ट डज नॉट अगर इन द फंक्शन, ये फंक्शन सिस्टम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिमेन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपका एक्सपर्ट एंड फोरमैन में, जबकि स्टाफ वाले सिस्टम जो है उसमें ऐसा मे भी पॉसिबल है क्योंकि उसमें स्टाफ लोअर लेवल ऐसे से चलता आता है। इसमें आपका अलग फॉर्मेट है फंक्शन सिस्टम का, जिसमें कि सारे आपके सुपरिटेंडेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और जबकि स्टाफ की बात करो, स्टाफ में आपका लाइन बाय लाइन चलता है एक दूसरे सुपरिटेंडेंट, और अगर उसके हेड ने अपने बिल्कुल लोएस्ट सबऑर्डिनेट को कोई बात पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी, इनडायरेक्टली पहुंचेगी किसी ना सबऑर्डिनेट्स देन सबऑर्डिनेट से, तो उसमें वहाँ पे आपकी बात पहुंचे ना पहुंचे वो प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि फंक्शनल सिस्टम में आपकी ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल सिस्टम की बात करें तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स आर गुड क्वालिटी, प्रोडक्ट जो हो रहा है मैन्युफैक्चर ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा वो क्वालिटी अच्छी होती है। स्पेशल एंड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट इज अवेलेबल टू सबऑर्डिनेट वर्कर्स, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन help in mass production. If the need for improvement is felt in any process can be overcome till the last moment, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऐसा पाया जाता है प्रोसेस में तो इट कैन बी ओवरकम टिल द लास्ट मोमेंट पे भी उसको मैनेज कर लेंगे वो। द एक्सपेंशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिकम पॉसिबल, एक्सपेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे बढ़ सकता है, पॉसिबल है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल सिस्टम। क्या क्या हमारे
दिस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल बिकॉज एवरी फंक्शन एक्सपर्ट कंसीडर्स हिमसेल्फ सुपीरियर। अब जितना भी आपके वो फंक्शन एक्सपर्ट हैं, उसमें फंक्शन स्टाफ की बात करूँ तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं टू द अदर एक्सपर्ट्स है, एंड नॉट वन पर्सन इज कंट्रोल। इसमें एक पर्सन कंट्रोल नहीं करता तो वर्कर्स है। दिस मेक डिफिकल्टी टू सॉल्व द डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम अमंग लो लेवल वर्कर। लो लेवल में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, उनमें स्ट्रगल की बात आ जाती है, उनमें आपस में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग हाई सैलरीड एक्सपर्ट। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय कीपिंग हायर सैलरीड एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं हमें, इसलिए। ऐसे ही आपका पॉइंट आता है बिकॉज वर्कर्स गेट्स लेस अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स दे लूज इंटरेस्ट इन। उनको वर्कर्स को कम अपना स्किल्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं काम करने में। इट बिकम ईजी टू पुट द ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर। ये बहुत आसान होता है एक दूसरे पर रेस्पॉन्स वो डालना, एक दूसरे पर अपनी गलती डालना, दूसरे पर देना, कहना कि आप एक दूसरे का। अब एप्लीकेशंस की बात करें, प्रैक्टिकली प्योर फंक्शनल सिस्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। प्रैक्टिकली बात करें तो प्योर फंक्शन सिस्टम जो है डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करने में। इन द इंस्टीट्यूशन इन विच फंक्शनल सिस्टम इज अडोप्टेड लाइन सिस्टम इज ऑल्सो नेसेसरी। जहाँ पे आपका फंक्शनल सिस्टम है अडोप्ट किया जाता है वहाँ पर लाइन सिस्टम भी ज़रूरी होता है। दिस सिस्टम इज सूटेबल फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशन। ये सिस्टम जो है लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, विच विल द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। सिस्टम ऑफ फंक्शनल फोरमैन, आप ये देख रहे हैं डायग्राम, लेबर प्रोसेस फोरमैन सारे आपके ये इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट है। देन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर